देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कभी कभी वही कस्बे और वही गांव कुछ ऐसी चीज़ बयां करते हैं जिनके ऊपर विश्वास करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। आज की कहानी पंजाब के रहने वाले विक्रम कांत जी की है, जो इस कहानी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते मुझे गाना गाने का बहुत शौक हुआ करता था। और ऐसे में मैं गाने की धुन के लिए कभी कभार गाने का ट्यूशन लेने के लिए एक क्लास ज्वाइन करता था। और उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए मुझे कभी कभी तो रात के 10 भी बज जाते थे। और वैसे भी रात अगर थोड़ी लेट हो जाती तो मेरे घर वाले मुझे उस चीज़ के बारे में काफ़ी डांटते थे। उनका कहना था कि इस रास्ते को पार करना हमारे लिए सही नहीं रहता, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। सभी का यही मानना था कि वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि भूत का साया रहता है। लेकिन उनकी बात के ऊपर विश्वास करना सभी के लिए इतना आसान नहीं था। सभी को लगता था कि भूत प्रेत ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बस कोई जंगली जानवर है जो इस जगह पर अपनी दहशत फैलाए हुए है। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ये नहीं था, वो तो हमेशा से ही जादू टोना, भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी चीज़ों पर विश्वास करते आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी हम उन चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं होता। ये तब की बात है जब रात को मुझे ट्यूशन से आने में थोड़ी देरी हो गई थी और आज मैं अपने ही धुन में गाने गुनगुनाते हुए घर की तरफ जा रहा था। वैसे तो मुझे रात होने से ज़्यादा डर नहीं लगता था, बस घर वाले मुझे इस चीज़ के बारे में डांटा करते थे, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता था कि इस समय अंधेरा है या फिर सुबह हो रही है। ना ही तो मुझे किसी चोर या डाकू से डर लगता था और ना ही मुझे किसी भूत प्रेत से। अभी मैं बस आराम से अपनी साइकिल को चला ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साइकिल के ऊपर बैठ गया हो। चलती हुई साइकिल की रफ्तार एकदम से धीमी हो गई और इस तरह की हरकत को महसूस करने के बाद मेरा तो पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद मैंने अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरा दोस्त होगा जो मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे बहुत दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तो ना जाने क्यों मुझे उस स्थिति में कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था और उस वक्त मुझे वहाँ से भागने का मन भी कर रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही अपने दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें सोचता रहा, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया है, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि अब इस साइकिल को ज़्यादा घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। और उसके बाद मैंने वैसा ही किया और मैंने उस साइकिल को वहीं पर रोक दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसका टायर पंचर हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने पीछे वाले टायर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो एकदम सही सलामत है और उसके ऊपर कहीं खरोंच तक नज़र नहीं आ रही थी और हवा से भी एकदम पूरा भरा हुआ था। ऐसे में ये कहना तो गलत था कि उसका टायर पंचर हो गया था, मुझे वो बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद मैं पैदल पैदल वहाँ से भागने लगा। हालांकि मुझे समझ में तो आ गया था कि यहाँ पर कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मेरा बचना लगातार मुश्किल होने वाला है। फिर कुछ देर तक भागने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं खतरे की दुनिया से उभर कर आगे आ गया हूँ और अब मेरी जान बच सकती है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि फिर से एक बार मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहाँ कोई आदमी था। उस आदमी को देखने के बाद मुझे एक राहत की सांस मिली और उसके बाद मैं अपनी सांसों को ऊपर नीचे करने लगा। लेकिन ना जाने क्यों उस आदमी को देखने के बाद मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। हालांकि अभी तक मुझे उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आया था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर भी मुझे एहसास हो सकता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ था कि मैंने जिस तरफ चाहा
उस तरफ भागना शुरू कर दिया। मैंने अपनी साइकिल को वहीं छोड़ दिया था और तेज रफ्तार से हवा को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ देर भागने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक बड़ा सा गेट दिखा और उस गेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बना हुआ था। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस गेट को खोलकर सीधा उसके अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इस बार जैसे उस गेट के मैं अंदर पहुंचा तो उसके अंदर जाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वो तो एक कब्रिस्तान था और मैं गलती से हमारे गांव के पड़ोस वाले कब्रिस्तान में आ गया था। और जैसे इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि इस कब्रिस्तान के बारे में मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनी थी जिसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। और अब तो मैं इतनी रात को यहाँ पर फंस गया था। फिर इतने में ही मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जैसे मैंने फ़ोन निकाला तो मैंने पाया कि घर से मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मैंने जल्दी से हड़बड़ाते हुए फ़ोन को उठाया और अपनी मम्मी को सारी बात बताई। मेरी बातों को सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गई और उसे भी मेरी बातों पर तुरंत ही विश्वास हो गया, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर फंसा था जहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझकर अपनी मम्मी को जवाब दे पाता कि मेरा फ़ोन कट गया। और जैसे मेरा फ़ोन कटा तो फिर से मैंने अपने फ़ोन को खोलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही और मैं कुछ भी करके अपने फ़ोन को खोल नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही ट्राई करता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं अपने फ़ोन को नहीं खोल पाऊंगा तो उसके बाद मैं अपने फ़ोन को अपनी जेब में डाल लिया और फिर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगा। दोस्तों, हैरान की बात तो ये थी कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। और जिस गेट से होता हुआ मैं यहाँ पर पहुँचा था, अब उस गेट का भी कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो गेट बस कुछ सेकंडों के अंदर ही यहाँ से छू मंतर हो गया है। सच में ये चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन अब मेरे पास इस कब्रिस्तान के अंदर इधर से उधर भटकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मैं वहाँ से निकलने का कोई सही रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन उस कब्रिस्तान के चारों तरफ जो दीवारें बनी हुई थी उनकी लंबाई करीब 15 फीट के करीब थी। और इतनी लंबाई होने के बाद भला कोई भी इंसान उस जगह से बाहर कैसे निकल सकता था। और ऊपर से वहाँ पर कोई ऐसी टूटी फूटी जगह भी नहीं थी जिसके अंदर मैं अपना पैर मारकर दीवार को पकड़ सकूं। वो सच में काफ़ी लंबी दीवार थी जिसके ऊपर से निकल पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाता कि अचानक से मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी अपने हाथ में कुछ लेकर बैठा हुआ था और जब मैंने उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वो चिलम पी रहा था। और फिर जब मैंने उसके पूरे शरीर पर नज़र डाली तो मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जिसने मेरी साइकिल को मुझसे छीनने की कोशिश की थी, या फिर यूँ कहें कि उसने मेरी साइकिल और मुझे, हम दोनों को ही मुसीबत में डाल दिया था। जैसे मुझे पता चला कि ये तो वही आदमी है तो डर के मारे मेरे तो हाथ पैर अब फूलने लगे थे। और उसके बाद मैं वहाँ से भागने के लिए फिर से कोशिश करने लगा, क्योंकि इस आदमी से तो मुझे देखने मात्र से ही डर लग रहा था। और अब मैंने इतनी तेज़ रफ्तार में भागना शुरू कर दिया था कि मैं उस कब्रिस्तान के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। और तभी मेरी नज़र उस कब्रिस्तान के अंदर बने हुए एक चबूतरे पर पड़ी। पर पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कब्रिस्तान के अंदर इस तरह का चबूतरा कैसे बन सकता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी हो मुझे इस चबूतरे के पीछे जाना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। तो मैं तुरंत उस चबूतरे के पीछे जाकर बैठ गया, क्योंकि अब मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर चारों तरफ भटकना भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी बेहद ही ठंडी चीज़ ने मेरी गर्दन को छूना शुरू कर दिया था। अब मैं इस कदर सहम उठा था कि मुझे अब पीछे मुड़कर देखना पड़ा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वास्तव में यह आदमी कोई आदमी नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने कुछ देर पहले ही मुझे अपने डरावने रूप से डरा दिया था। और अब तो मैं उसके स्वरूप को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गया था और मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे। दरअसल उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया था और उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और वो पूरा का पूरा खून से सना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी गाड़ी ने उसको अपने नीचे मसल दिया हो। अब मेरा गला भी सूखने को आया था और फिर धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा,
क्योंकि उस आदमी से बचने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हालांकि अभी भी वो बीच बीच में किसी साए की तरह नजर आ जाता तो कभी बीच बीच में अचानक से गायब हो जाता, और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। जब मुझे लगा कि अब मेरा हिलना डुलना बेकार है और ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो उसके बाद मैंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद मैं अपने पैर को फैलाकर नीचे बैठ गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और इतने में ही उस कब्रिस्तान के अंदर अचानक से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगी, और उस रोशनी को महसूस करते ही मैं समझ गया था कि मेरे पापा की बाइक थी। और जैसे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे पापा इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो मैं जल्दी से भागा और उस बाइक वाली रोशनी की तरफ जाने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस तरफ जाना बेकार है, क्योंकि कुछ दूर तक तो मैं उस तरफ भागता रहा। लेकिन जब मैं उस जगह के कोने तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे कोई भी बाइक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि पापा ने बाइक को कब्रिस्तान के बाहर खड़ा कर दिया हो और वो दरवाजे से होते हुए अंदर आ रहे हों। मगर जब उन्होंने बाइक को बाहर खड़ा कर दिया था तो रोशनी अंदर कैसे आ रही थी? खैर, इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ है और नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। और फिर अचानक जब मैंने देखा तो मैं न पाया कि दो काले काले हाथों ने मेरे पूरे पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने मेरे पैरों को कुछ इस तरह से पकड़ा था कि अब मैं अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। हालांकि अब वो मुझे दर्द तो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनकी मजबूती भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे मैं अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था तो वैसे वैसे उनकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब मेरी सांस में दिक्कत होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब ज़ोर ज़ोर से सांस खींचने के बावजूद भी अपने शरीर को ठीक से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा हूँ, और कुछ देर के अंदर ही मेरी सांस रुक जाएगी। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर भागते हुए 3 से 4 लोग आ गए थे। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोलकर ठीक से इधर उधर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मेरे पापा के साथ दिनेश अंकल भी थे, जो हमारे घर के बगल में रहते थे और वो डॉक्टर हुआ करते थे। जैसे मैंने उन सबको वहाँ पर देखा तो मेरी सांस में सांस आई, और फिर वो सभी मेरे पास पहुँच गए। फिर मेरे पास आने के बाद उन्होंने मुझसे इस तरह से इस कब्रिस्तान में आने के पीछे का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी बातों को सुनकर वो भी पूरी तरह से डर गए और उनकी आंखें भी बाहर आ गई थी। दिनेश अंकल आज से पहले इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे उन्हें ये पता चला कि भूत प्रेत जैसी चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तभी उन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वहाँ से जाने लगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो ज़मीन से उखड़े हुए हाथ अचानक से कहाँ गायब हो गए। जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके अलावा भी कोई है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। फिर हम बाइक के पास पहुँचे और जैसे हमने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक पहले ही किक में स्टार्ट हो गई, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि मेरी साइकिल तो मेरे काफ़ी बार पैडल मारने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही थी, और यहाँ पर पापा की बाइक एक बार में स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे पापा और मेरे बाकी के घर वाले मुझे वहाँ से लेकर सीधा हमारे घर पर आ गए। लेकिन जैसे हमने अपने घर पर दस्तक दी तो वहाँ पर पहले एक पुजारी बाबा को बुलाया गया था, जिन्होंने मेरे ऊपर झाड़ फूक किया और उसके बाद हमें घर के अंदर भेज दिया। दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। मैंने पहले कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया था और आज मैं उनके नाम से भी डरकर कांप जाता हूँ। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इंसान का समय कभी भी बदल सकता है, उसकी सोच कभी भी पलट सकती है, इसलिए सोच समझ कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।